चलिए, धन्यवाद शरद तमाम डिटेल्स हमें समझाने के लिए। और हमारे साथ अब मेहमान भी जुड़ गए हैं जो न सिर्फ म्यूनसिपल बॉन्ड्स इंडेक्स पर बात करेंगे बल्कि दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज़, आदित्य शाह, CIO GST इन्वेस्टमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और दर्शकों के सवाल हमारे आज के शो के हाईलाइट हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों मेरे साथ हैं तो मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती हूँ और जितना हो सके आप लोगों पर से फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों पर सवाल पूछना चाहती हूँ। तो अभी हमारे सहयोगी शरद दुबे ने म्यूनसिपल बॉन्ड्स का जो इंडेक्स है जो NSE ने लॉन्च किया है उस पर जानकारी वो दे रहे थे। तो हर्ष, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप ये बताइए कि ये इंडेक्स किस तरह का है और बॉन्ड्स इस पर लिस्ट होंगे। फिलहाल बॉन्ड मार्केट की सिचुएशन क्या है, किस बात को ध्यान में रखते हुए इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। सवाल कविता, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये क्या होता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं उनको कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर पैसे रेस करने होते हैं तो अभी तक उनको फंडिंग कहाँ से आती थी? तो स्टेट उन्हें ग्रांट करता था या सेंट्रल से कोई उन्हें ग्रांट मिलता था कि आप ये शहर के डेवलपमेंट के लिए आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह से उसका फुलफिलमेंट होता था। और अगर अभी एक रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना था तो वो अभी तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहली सीरीज ऐसी आई थी जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। टिकट साइज मिनिमम 10,000 रुपीज है मान लीजिए। तो आप जैसे कोई भी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल NCDs हैं, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या कोई कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं आप, वैसे ही आप अभी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आप बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, विच मीन आप पैसा उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेंड कर रहे हैं जिसके सामने आपको ब्याज मिलेगा। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इसमें जो डिफॉल्ट रिस्क है वो नेग्लिजिबल या ना के बराबर ही माना जाता है। और क्रेडिट रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टेबल ग्रेड के होते हैं या AA जैसे शरद ने बताया था। तो ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वैसे माना जा सकता है। और आपको एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंडिंग कर रहे हैं आप बॉन्ड के रूप में, और आपको एक डिपॉजिट है जिसके एवज में आपको ब्याज मिलेगा। ये बाद में लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सचेंजेस में लिस्ट भी होंगे। तो मान लीजिए आपने 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको 1 या 2 या 5 साल में इसे लिक्विडेट करना है, आपको रिडीम करना है, तो फिक्स डिपॉजिट की तरह आप बैंक के पास नहीं जाते कि भाई मुझे मेरा फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योरली रिडीम करना है। ये बॉन्ड है जो एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे, तो आप उसे एक्सचेंज पे बेच सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपको कैपिटल गेन्स का फायदा भी मिलेगा। और ये इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स किस तरह से लॉन्च किया कि एक इंडेक्स है जिसमें आपको मल्टीपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बॉन्ड्स की एक कलेक्ट करके एक इंडेक्स बनाया गया है। तो आपको एक इंडिकेटर देगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बॉन्ड्स हैं उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, उनका इंडेक्स किस लेवल पे चल रहा है, तो एक इंडिकेशन देगा। आगे जाते हुए हम देखेंगे कि आपको कोई ना कोई म्यूचुअल फंड भी आपको इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हुए आपका कोई फंड लॉन्च कर देंगे जहां पे आप इस फंड में इन्वेस्ट करें जो ये सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स खरीद लेगा। सो इट्स अ वेरी गुड एवेन्यू, सिक्योर्ड एवेन्यू है, लिक्विडेबल है, एक्सचेंज पे लिस्टेड है और रिटेल क्वांटिटीज में मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आज की तारीख में आ गया है। चलिए, मौका भी है, लेकिन आदित्य बॉन्ड मार्केट कितना गर्म है फिलहाल जरा ये बताइए। बढ़ती ब्याज दरों के चलते यहाँ पे हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा मुनाफा उनके भी हिस्से आ जाए। ओवरऑल बॉन्ड मार्केट की वर्किंग फिलहाल क्या कहती है, किस तरह पर कीमतें पहुंची हुई है, जरा इसके बारे में जानकारी दें। मैम, अब हम निवेश दरों की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हम लास्ट एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल के ऊपर है। हो सकता है मैक्सिमम यहाँ से 25 या 50 बेसिस पॉइंट का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हाइक हो। मेरे हिसाब से तो RBI अब थम जाएगी और मैक्सिमम 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। अगर यहाँ पे रेट हाइक नहीं होता है तो आपको ड्यूरेशन रिस्क ले लेना चाहिए, धीरे धीरे करके लेना चाहिए और लॉन्गर एंड ऑफ द कर्व की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ स्लो डाउन होगी RBI 2024 में रेट कट करना भी शुरू करेगा। तो जैसे रेट कट होता है तो बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं और निवेशकों को कैपिटल गेन से फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से बॉन्ड मार्केट पे बिल्कुल नजर रखिए, निवेश इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नजर रखिए। मेरे हिसाब से RBI अब थम जाएगी और उसके वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स की तरफ जाइए। लॉन्गर ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, G-Secs भी अवेलेबल है जो लॉन्गर ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे चले जाइए और थमे रहिए वहां पे मिनिमम 1-1.5-2 साल के लिए। जब इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शुरू होगा तो मैक्सिमम फायदा होगा। बॉन्ड मार्केट में अभी वहां पे इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है।
अच्छा हर्ष, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि इंदौर म्युनिसिपल बॉन्ड भी ग्रीन बॉन्ड्स भी लिस्ट हुए हैं। ज़रा इनके बारे में हमको जानकारी दें, ये कितने आकर्षक हैं और इसको तो बम्पर रिस्पांस भी मिला है। जी हाँ, जैसे मैंने कविता कहा था कि एक रिटेल इन्वेस्टर को आज की तारीख में ऑप्शन मिल रहा है कि वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप अपने पैसे लेंड कर रहे हैं जिसके सामने आपको ब्याज मिल रहा है। तो डिफॉल्ट रिस्क तो मेरी नजर में ना के बराबर ही है और आपको एक हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आज की तारीख में अगर हम इन बॉन्ड्स के रेट्स देखें तो ये फिक्स डिपॉजिट से भी थोड़ा ज्यादा आपको देते हैं। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि ये डीमैट में है और आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे इसे लिक्विडेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर किसी को खरीदना है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो ये फ्रीली ट्रेडेबल है। अब लिक्विडिटी कितनी होगी वो देखने के बात होगी कि भाई आगे जाके कितनी इजीली आप बेच सकते हैं और मार्केट रेट पे बेच सकते हैं कि आपको डिस्काउंट में बेचना होगा। ये डिपेंड करेगा कि लिक्विडिटी कितनी होती है। बट ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें एक एवेन्यू खुल गया कि जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, मान लीजिए जो स्टेट्स बोरो करते हैं तो उसकी टिकट साइज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो हम टारगेट मैच्योरिटी फंड देख रहे हैं, जो ये स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स या पीएसयू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक रिटेल निवेशक अपना 5-10 हजार रुपए से भी वो एक्सपोजर ले सकता है। तो उसी तरह अगर आपको कोई भी शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको लेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिटेल क्वांटिटी में और सामने आपको ब्याज मिल रहा है विच इज स्लाइटली हायर देन बैंक डिपॉजिट, तो बहुत ही अच्छा एक एवेन्यू है। सिर्फ ध्यान रखिए लिक्विडिटी जैसे मैंने कहा है, लेकिन वॉल्यूम्स कितनी होंगी एक्सचेंज पे, आप कितनी आसानी से बेच पाएंगे, मार्केट रेट में बेच पाएंगे कि कोई डिस्काउंट में बेचना है, ये वक्त बताएगा क्योंकि अभी तो पहला बॉन्ड इशुएंस आया है। तो बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट और एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जो सिक्योर्ड मैनर में ज्यादा इंटरेस्ट कमाने का एक ऑप्शन है। राइट, चलिए तो यहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार से म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स पर चर्चा कर ली है और इसी के साथ हम अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार हम दर्शकों के सवाल शो पर लेंगे और ब्रेक पर मैं जाऊँ इससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। आप चाहें तो अपने सवाल लिखित रूप में हमें भेजते हैं इस नंबर पर और अगर आप चाहें तो इसका वीडियो रिकॉर्ड कर भी अपना वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों की ओर हम रुख करेंगे और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन रुंगटा और आदित्य शाह। पहले दर्शक हमारे साथ निखिलेश गुप्ता फोन लाइन पर हैं। निखिलेश, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? निखिलेश, चलिए कॉल ड्रॉप हो गया लेकिन फिर से इनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। हर्ष, ये सवाल शायद आपके लिए है। तो जो डिटेल्स इन्होंने हमें दी हैं, इनको 15 साल के बाद 50 लाख चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए 20 लाख रुपए और इन्हें फ़िलहाल अपनी SIP की अभी शुरुआत करनी है। फ़ोन लाइन पर अगर मेरे पास आ जाए तो मैं और सवाल जवाब कर सकती हूँ। एक बार तो इनको 50 लाख रुपए चाहिए एजुकेशन के लिए और बाद में शादी के लिए चाहिए। तो फिलहाल अभी तो है नहीं फ़ोन लाइन पर जुड़े तो मैं इनसे बात करवाऊंगी हर्ष। लेकिन अब बताएं दोनों लक्ष्यों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और निवेश कितना होना चाहिए? तो देखिए कविता, इनके गोल्स जो है ना, ये इन्होंने बताया कि 12 से 15 साल बाद इन्हें पहले 50 लाख रुपए चाहिए एजुकेशन और फिर 20 साल बाद शादी के हिसाब से। तो क्लियरली ये एक पॉइंट है कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमने देखा है कि द बेस्ट वे, जो अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करके वेल्थ क्रिएट करना है तो आपके पास इक्विटी एक माध्यम है जहां से आप ऐसी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि इन्हें लंबी अवधि के लिए करना है तो SIP का रूट लेंगे। हमने कैलकुलेशन जो किया उसके हिसाब से अगर ये 13,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो इनके दोनों गोल्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। सो 13,000 इन्वेस्टमेंट। आप ये 13,000 इन्वेस्ट कहाँ करें? इनके लिए 3 स्कीम मैंने शॉर्टलिस्ट की है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,000, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000 और टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000 रुपए। और ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और हर 2 साल में एक बार ये फंड परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो उस समय करें। लेकिन 2 साल देना होगा। कोई भी चीज को आप अगर SIP के जरिए कर रहे हैं तो आपको मुझे 2 साल का वक्त देना होगा ये इवेल्युएट करने के लिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है। 6 महीने 1 साल में मत करिएगा बिकॉज इट विल नॉट गिव द राइट पिक्चर।
ये फ़ोन लाइन पर तो मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आपने काफ़ी समझाइश तो इनको दे दी है और हर लक्ष्य के लिए इनको क्या फ़ंड्स में भी निवेश करना चाहिए उसकी भी जानकारी दे दी। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फ़ंड और टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फ़ंड आपने इनको रेकमेंड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपाल यादव मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। नमस्कार जयपाल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एमपी से बोल रहा हूँ मैडम, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बताइए सर, आपने एसआईपी कर रखी है कुछ फंड्स में, आपने जानकारी मुझे दी है, कुछ 5 फंड्स है आपके पास? जी मैडम। ठीक है, आपको 40 लाख चाहिए 10 साल के बाद, आप एनपीएस में भी पैसे डाल रहे हैं, है ना? जी जी जी। अच्छा, अपने टीवी की आवाज़ आप कम कर देंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे? जी मैडम। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ अब आ रही है। सर ये बताएं जी, कि जो आपने अभी जो पूरी अपनी प्लानिंग की है सर, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? ये जो आपको 40 लाख रुपए के करीब का जो अमाउंट चाहिए होगा 10 साल बाद, वो किस पर्पस के लिए होगा, किस काम के लिए होगा? मैडम हाउस बनाना है, मकान बनाना था। मकान बनाना है आपने? अच्छा। जी जी। तो 40 लाख काफ़ी होंगे आपके लिए? हाँ मैडम, 40 लाख लगभग हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ बना रहे हैं, जहाँ रहते हैं उसी के आसपास या कोई नई जगह ढूंढी है? नहीं मैडम, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे। यहीं पर? अच्छा। हाँ मैडम। अच्छा, तो ये मतलब आपने बहुत समय से सोच के रखा था कि एक बड़ा सा कॉर्पस खड़ा करूंगा और अपना खुद का ऐसा मकान बनाऊंगा बड़ा सा? जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया। आदित्य, चलिए तो इन्हें अपने सपनों का आशियाना बनाना है और उसमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा इनके ख्वाबों में आपका भी कंट्रीब्यूशन, मेरा भी कंट्रीब्यूशन, बताइए। हम बिल्कुल अभी जो निवेशक जितने पैसे निवेश कर रहे हैं वो इनफ होंगे उनके 40 लाख रुपए के एम के लिए। तो वो एक सबसे पहली बात, 10 से 12% का रिटर्न अगर अज्यूम करें तो इनफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। दूसरी बात, ज्यादा स्मॉल कैप्स में बड़े सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है। हर एक स्मॉल कैप फंड बहुत सारे स्टॉक लेकर अपने पोर्टफोलियो में रहता है, तो ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करें अपने पोर्टफोलियो को। आपके ही पोर्टफोलियो में से मैंने 3 फंड्स को चुना है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज फंड। इन तीनों फंड्स में डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली अगर आप एसआईपी करेंगे तो शायद आप अपने गोल की तरफ रीच कर जाएंगे। ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है और इन 3 फंड्स के अलावा भी और किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। चलिए, कोई सवाल आपने पूछना है जयपाल जी आदित्य को? क्या आप समझते हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे अच्छा, आपके पास ऑलरेडी स्कीम्स तो हैं बहुत सारी, लेकिन आदित्य मुझे इनके बिहाफ पे एक सवाल पूछना है। अभी जो इनके पास मौजूदा स्कीम्स है उनमें निवेश रोक दें या उनसे निकल जाएं? नहीं मैम, ये जो उनके पास मौजूदा स्कीम्स है उन्हीं में से मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी की स्कीम जिसमें नहीं निवेश करना है उसमें से धीरे धीरे करके जो भी जमा कॉर्पस है उसमें से धीरे धीरे करके निकल के इन्हीं 3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए सर, कोई और सवाल पूछना आपने जयपाल जी? ठीक है, हो गया मैडम, थैंक यू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट सर। प्रभात गुप्ता का सवाल मैं लूंगी। प्रभात, क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। मैं बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। बताइए सर, पोता पोती के लिए आपको पीपीएफ में मेरा निवेश सवाल करना है? ये है कि पीपीएफ में आमतौर पर निवेश की जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपए है। निवेश भी उतना ही कर सकते हैं, क्लेम भी उतना ही कर सकते हैं, पर क्या मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों के नाम पे 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर निवेश कर सकता हूँ? और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि क्योंकि पेरेंट्स के साथ निवेश करने पर उनकी क्लबिंग होती है इनकम की,
तो क्या हाँ। मैं अगर ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे निवेश करता हूँ, पोतों के नाम पे, तो क्या उसकी भी क्लबिंग मेरी इनकम के साथ होगी? आप उनके गार्जियन होंगे क्या उस खाते में? नहीं, मैं गार्जियन नहीं हूँ, गार्जियन उनके पेरेंट्स हैं। मैं एज अ गिफ्ट उनको कुछ पैसा देना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ उनका पीपीएफ का एक खाता खोल के उसमें निवेश करते रहें। आप एसआईपी के बारे में नहीं सोचे सर कभी? जी एसआईपी के बारे में नहीं सोचा आपने, उनके नाम की एसआईपी शुरू नहीं, कर दी जाए? एसआईपी में तो मैं अपने आप इन्वेस्ट करता हूँ। वो तो सेपरेट है, मेरा म्यूचुअल फंड में अच्छा। एसआईपीज हैं। मैं स्पेसिफिकली पीपीएफ के मतलब मेरे चलिए। को ये संदेह हुआ कि 1.5 लाख की लिमिट में अगर मैं अपने बच्चों के नाम पे निवेश करता हूँ तो वो मेरे साथ क्लब होता है। पर क्या पोते या पोती या देवते देवती या ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे निवेश करने पे भी मेरे साथ उसकी क्लबिंग होगी या चलिए। उनके पेरेंट्स के साथ समझ क्लबिंग गए। होगी? चलिए हर्ष, बताएं क्या जवाब होगा इनके लिए? वेल प्रभात जी, ये जो पीपीएफ अकाउंट के जो प्रोविजंस है वो ये है कि अगर एक माइनर अपने गार्डियन के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं, तो गार्डियन उनके कौन होंगे? माता और पिता होंगे। आप उनके गार्डियन कब बन सकते हैं? अगर माता पिता नहीं रहे तो एक ग्रैंड चाइल्ड के गार्डियन के रूप में एक ग्रैंडफादर अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। ये तो बात होगी अकाउंट ओपनिंग और गार्डियनशिप के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो कहा कि 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट है, जी हाँ, गार्डियन एंड माइनर मिला के 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। सो अगर एक चाइल्ड, माइनर चाइल्ड है और उनके पेरेंट्स, मान लीजिए मदर या फादर, कोई भी एक गार्डियन बनते हैं, तो फादर अगर गार्डियन है मान लीजिए, तो फादर का कंट्रीब्यूशन एंड चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन मिला के 1.5 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर आपके बेटे जो ग्रैंड चाइल्ड के पेरेंट्स है, अगर उनमें इन्वेस्ट ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए का हो रहा है, तो ग्रैंड चाइल्ड के नाम पे आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। और डायरेक्टली आप गार्डियन अपने ग्रैंड चाइल्ड का ऐसे भी बन के अकाउंट नहीं खोल सकते। सो एट दिस जंक्शन आपके लिए जो सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि आप अपने भी अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके बेटे जो हैं वो भी, और आपकी जो बहू है, जो चाइल्ड के माँ बाप हैं, वो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अलग से 1.5 लाख की लिमिट के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये प्रभात जी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया हो और शो को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का आज? मैम, एक सिंपल सा रूल है जो कि मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। इक्विटी होती है आपकी वेल्थ को बनाने के लिए, तो इक्विटी को शॉर्ट टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास 5 साल 10 साल का टाइम होराइजन है तो ही इक्विटीज में इन्वेस्ट कीजिए। और डेट होता है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। डेट से आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, तो डेट प्रोडक्ट्स इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपके पैसों को रिस्क पे ना डाला जाए। 1, 2, 3% हायर इंटरेस्ट रेट के लिए किसी रिस्की डेट प्रोडक्ट्स में मत जाइए। हमने देखा है कई म्यूचुअल फंड्स में भी प्रॉब्लम्स हुए थे डेट में। तो सिंपल रखिए अपने इन्वेस्टमेंट को। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी में जाइए, आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट करनी है तो डेट के अंदर जाइए। ऑलराइट, चलिए ये तो आपका गुरु मंत्र हो गया आदित्य। हर्ष, आपका निवेश गुरु मंत्र क्या है? वेल कविता, एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा और ये हम बार बार कहने चाहेंगे कि मार्केट अभी देखिए, आपको दिख रहा होगा कि काफी वॉलेटाइल है और इनफैक्ट मार्केट अभी लास्ट कुछ दिनों में गिरा भी है। कई निवेशक ऐसे होंगे जिनके माइंड में आ रहा होगा कि मैं एसआईपी बंद कर देता हूं क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो लॉस दिख रहा है एक्सेट्रा। सो एक ही पॉइंट है, अपनी एसआईपी बंद ना करें। बहुत सारे लोगों को ये मन में आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं दोहरा रहा हूँ फिर से कि अपनी एसआईपी मत बंद करना, क्योंकि एसआईपी आपको इसी के लिए करते हैं कि आपको हर लेवल मार्केट का जो हो उसमें इन्वेस्ट करने मिले। अगर मार्केट गिर रहा है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर अभी भी, तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। जब मार्केट रिवर्स होगा और ऊपर जाने लगेगा तो ये जो पूरा अक्यूमुलेशन है आपका, मार्केट जब नीचे गिरा था या नीचे जा रहा था तब जो आपने पूरा अक्यूमुलेट किया था उस पूरे पे आपको प्रॉफिट होने लगेगा। सो डू नॉट स्टॉप योर एसआईपी। मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और हो सकता है कि 1 साल तक काफी पेन दिखे मार्केट में जहां आपको गेन्स एक्चुअली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एसआईपी बंद नहीं करनी। ऑलराइट,
ऑलराइट, चलिए तो इन्हीं गुरु मंत्र के साथ आदित्य आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आप दोनों ने करके दी है। और जैसा कि हमारे आज के मेहमानों ने बताया कि किस तरह से बाज़ार में गिरावट होती है तो बाज़ार फिर संभलता भी है, और अगर आप SIP करते हैं तो आप इस गिरावट में आपको फ़ायदा होता है। और इसी तरह की कुछ और बातचीत हमने अजय त्यागी, इक्विटी हेड यूरिया AMC से की है, क्योंकि 2023 में अब भारत बाज़ार की अगर हम बात करें तो स्थिति कैसी रह सकती है, क्या विदेशी निवेशकों का जो पैसा बाज़ार से जा रहा